4,000 करोड़ का व्यू नाउ स्कैम, लेकिन पैसा गया कहां? ईडी किसको मास्टरमाइंड मान रही है इस पूरे घटना का, इस पूरे चक्र का, कुचक्र का, स्कैम का, एलिज्ड स्कैम का? आरिफ निसार हैं, सुखविंदर सिंह खरूड़ हैं, डिंपल खरूड़ हैं। लेकिन जो भी हूं, इन्वेस्टर के पैसे का क्या होगा? जी हां जनाब, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पीएमएलए मामलों के जानकार। आज हम आपके सामने आपसे कुछ सवाल पूछने आए। अभी तक मैं जवाब देने का प्रयास करता रहा हूं, लेकिन आज आपकी अदालत में आपसे ही होगा सवाल। 4,000 करोड़ का यह मामला बताया जा रहा है। अब मेरा सवाल है, इस व्यू नाउ के क्राइम का 4,000 करोड़ रुपया कहां है? एफआईआर दर्ज हो गई, जांच चलते हुए अब साल लगने वाला है, गिरफ्तारी हो गई, चार्जशीट आ गई, कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी ले लिया, तीनों के तीनों आरोपियों के जमानत भी रिजेक्ट। ईडी वालों, माल कहां है? माल ये कौन बताएगा उन बेचारों को, इन्वेस्टर्स को, जिनका कोई कसूर नहीं है? तो हमें तो ये बताइए कि अगर ये 4,000 करोड़ का घोटाला है तो माल कहां है? इन्वेस्टर्स ने तो रेंट आने की लालच में इन्वेस्ट कर दिया कि हमें मासिक तौर पर रेंट मिलेगा, लेकिन आज न रेंट है, न मेरा कैपिटल है, और न ईडी के पास ही खरूड़ का माल है। खरूड़ जेल में है, तो माल कहां है? किसके पास है? कौन कर गया पूरे माल का गोल माल? ईडी ऑफिशियली कहती है, ऑन रिकॉर्ड कहती है कि साहब यह लगभग 4,000 करोड़। इसलिए मुझे बहस में मत पढ़िएगा और कमेंट में मत बताने लगेगा नहीं जी आपने पिछली बार ये बोला था, पिछली बार बोल दो, वो सब मत कीजिएगा। तो साहब ये लगभग 4,000 करोड़ का मामला है, लेकिन अब तक अगर हम संपत्ति को भी जोड़ लें, गाड़ियों को भी जोड़ लें और बैंक बैलेंस को जोड़ लें, तो यह सिर्फ पहुंचती है 200 करोड़ तक। तो साहब ये जो 3,800 करोड़ है, इसको भूत ले गया, प्रेत ले गया, आकाश नील गया, ये गया तो गया कहां? ये सवाल कोई पूछेगा? दूसरा सवाल आप इन्वेस्टरों से, आपने कहा मैं तब जगूंगा जब ईडी चार्जशीट फाइल कर देगी। हो गया? नहीं जगया। फिर आपने कहा खरूड़ साहब आएंगे, हमें पैसा दे जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, ले लो पैसे। खरूड़ साहब आए नहीं, पैसे मिले नहीं आपको। कहाँ हैं वो शुभचिंतक आपके जो आपको ऐसी सलाहें दे रहे हैं? उनसे पूछिए ना। अब देखिए वो कहेंगे खरूड़ साहब को बेल ही नहीं मिला, खरूड़ साहब तो पैसा देना चाहते। गए थे खाता खुलवाने, कोर्ट ने खाता ही नहीं खोला। वो गए थे जमानत लेने, कोर्ट ने जमानत ही नहीं दी। तो खरूड़ साहब क्या करें? जेल में टांग पे टांग रखे सो रहे हैं खरूड़ साहब। तो साहब यहां पे एक सवाल बचती है कि आरिफ निसार, डिंपल खरूड़, सुखविंदर सिंह खरूड़ सब का बेल रिजेक्ट हुए महीनों हो गया। अभी तक चंडीगढ़ हाई कोर्ट में बेल की पिटीशन फाइल नहीं।
क्या कहता है ये कहानी, क्या है इसके पीछे सोच? यह तो एक स्वाभाविक लॉजिकल प्रक्रिया होती है ना कि साहब आपको लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिला और अब तो पीएमएलए के सेक्शन 45 का बहुत सारा कंडीशंस पूरा हो रहा है, जहां की पीएमएलए में कई डिसीजन है, जहां की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों को अगर आपकी ट्रायल नहीं शुरू हो रही है, अगर आप बंदा बहुत लंबे समय से जेल में है, अगर आप आरोप लगा रहे हैं, आप एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उनको जेल में नहीं रख सकते। तो 6 महीने वाला क्लाउज अब जेल में रहते हुए तीनों लोगों को 6 महीने होने वाला है। फरवरी में अरेस्ट हुई थी, लेकिन साहब अब तक बेल की पिटीशन फाइल नहीं हुई। जब आप पीएमएलए गए थे तो बड़ा जोर जोर से आपने कहा कि साहब हमारा ग्राउंड है, हमें बेल मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी और इधर आप बेल की अपील ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक और कहानी जरूर आई है मेरे संज्ञान में, इसीलिए आज ये वीडियो लेके आया। वो कहानी हुई है कि इंस्टीड ऑफ फाइलिंग द बेल एप्लीकेशन, एक क्वेसिंग एप्लीकेशन फिर से चंडीगढ़ में फाइल की गई है कि साहब एफआईआर ही खत्म कर दो, साहब आप केस ही खत्म कर दो। अब देखिए, यह एप्लीकेशन तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत शुरुआती दौर में जब नोएडा में एफआईआर हुआ था, गिरफ्तारी से पहले, तब तक ये तीनों गिरफ्तार भी नहीं हुए थे, फाइल हुई थी और इलाहाबाद इसको रिजेक्ट कर चुका है। इसका मतलब सिंपल है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं बताइए? मैं कहूंगा तो फिर कहेंगे कहता है, बोलता है। साहब ये तीनों लोग ट्रायल फेस नहीं करना चाहते, इसका सिंपल मतलब है। क्योंकि जैसे आपने देखा कि जब इनको ईडी ने बुलाया तो ये नहीं गए, 5-5 बार नहीं गए। जब इनसे हाई कोर्ट ने कहा कि आप एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाओ और अपनी बात रखो, नहीं गए। जब ये गिरफ्तार हुए, इनसे दस्तावेज मांगे गए, नहीं दिया। जब इनसे प्रूफ मांगे गए रेंट रिसीविंग के, रेवेन्यू के, नहीं दिए। जब बही खाता हिसाब मांगा गया, नहीं दिए। मतलब हर स्टेट में इवेजन है, हर स्टेट में अनदेखी है। और अब जब ये कॉपरेट करते और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, ट्रायल हो जाता, इन्वेस्टर को उसका पैसा मिल जाता बिना उसके कोर्ट गए हुए। देखिए, पैसा 2 ही तरीके से मिलेगा, या तो ट्रायल खत्म हो जाए जहां ये प्रूव हो जाए कि साहब ये अपराधी हैं, लेकिन ये जो पैसा है ये इन्वेस्टर्स का है, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, तो पैसा मिल सकता है। दूसरा तरीका है कि इन्वेस्टर्स खुद पार्टी बने और बहुत एग्रेसिव अपनी लड़ाई लड़ें और कोर्ट के सामने ये बात शिद्दत से रखी जाए, साबित की जाए कि साहब ये हमारा पैसा है, हम मेहनत कश लोगों का पैसा है, टैक्स पेड मनी है, लीगल चैनल से पेमेंट है, तो पैसा मिल सकता है। खरूर और खरूर के लोगों का बारंबार यह दावा है कि हम पैसा देना चाहते हैं, लेकिन जब जब ऐसी नौबत आई जिसमें उनको उनके अपराध की सजा मिलती और इन्वेस्टर को उसका पैसा मिल जाता, तब इन लोगों ने कॉपरेट नहीं किया। साहब नोट कर लीजिए, अनेक दृष्टांत हैं राइट फ्रॉम डे 1। और फिर जब एक बार ट्रायल शुरू हो चुका है और वहां कॉपरेट किया जाए और ट्रायल को जल्दी खत्म कर दिया जाए ताकि इन्वेस्टर को उसका फैसला मिल जाए, और ये निर्दोष हैं तो ये भी छूट जाते। लेकिन ये अगर इनको सजा भी हो जाती तो इन्वेस्टर्स को पैसा मिलने का रास्ता साफ हो जाता। लेकिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, एंड इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर वेल जमानत, जहां इनका अपना बोनाफाइड भी स्टेबलाइज होता, ये जा रहे हैं क्वेसिंग। मतलब दे वांट टू डिले द ट्रायल। अब इसके पीछे मंशा क्या है आप समझ सकते हैं। आपको आपका पैसा मिलने में जितना विलंब हो सकता है, किया जा सकता है, वो ये करेंगे। या बेल से भाग रहे हैं, जमानत नहीं चाहिए, बाहर नहीं आना है क्योंकि लोग पैसे मांगेंगे, जेल में सुरक्षित है, कोई वहां मांगने नहीं जा सकता,
और जेल तो क्या है अमीरों के लिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपको पता हो। और इस तरह से इस पूरे प्रकरण में इन्वेस्टर का टाइम बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। इधर एक नई डेवलपमेंट और आ गई है, नई बहस चालू हो गई है कि इस पूरे पिटारे का, रहस्यमयी सितारे का, इस पूरे स्टार परफॉर्मेंस का, क्योंकि स्कैम कहूंगा तो आप मुझे गला पकड़ लेंगे, हीरो कौन है, मास्टरमाइंड कौन है? ईडी की चार्जशीट पढ़िए तो मास्टरमाइंड आरिफ निसार है। और इधर कुछ अखबारों में खबर छपी है, जब बदायूं के किसी आदमी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब ये नया कैरेक्टर कहां से आ गया, इसकी ईडी के चार्जशीट में कोई चर्चा नहीं। ईडी के चार्जशीट में कुछ और लोगों की चर्चा है इस पूरे कॉन्स्पायरेसी में, उस पर फिर कभी वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि 240 पेज का चार्जशीट है। लेकिन इस खबर के अनुसार तो 7 नए नाम सामने आ रहे हैं। तो भाई कोई खेला हो रहा है, कोई सेटिंग चल रही है, मुझे नहीं मालूम, आप लोग देखिए। तो साहब, चार्जशीट में आरिफ निसार को मास्टरमाइंड घोषित किया गया है। मनी ट्रेल, फेक वॉलेट्स, बेनामी एसेट, यह साबित करने की कोशिश की गई है कि ये सुखविंदर सिंह करूर तो कम पढ़ा लिखा न बोल सकने वाला आदमी है। यह तेज तर्रार स्मार्ट आदमी जो हर इन्वेस्टमेंट समिट के बाद में आता था, थैंक्स देता था और बातें करता था, असली दिमाग, शातिर दिमाग इसी बनारस के रहने वाले आरिफ निसार का है, जो खरूर के साथ चैनल 1 न्यूज टीवी चैनल नोएडा में काम करने के बाद टीवी चैनल की दुनिया में जाने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए जो इनिशियली खरूर काम करते थे, उसमें इनके साथ जुड़ा था। लेकिन बाद में इन लोगों को यह क्लाउड बेचने का आइडिया मिला और इन्होंने देखते देखते रातों रात लोगों को करोड़पति बनने का सपना दिखाया। लोग तो बने ना बने वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन ये जरूर बन गए साहब, करोड़पति क्या अरबपति बन गए साहब। अब अगर ईडी की यह थियरी काम कर गई तो आरोप का जो शिकंजा है वह सुखविंदर खरूर और डिम्पल खरूर पे हल्का हो जाएगा और उनका रोल लिमिटेड हो जाएगा इस पूरे प्रकरण में। तो स्वाभाविक है सजा आरिफ निसार को ज्यादा मिलेगी। ये शायद छूट भी जाए या थोड़ी बहुत सजा पाए, लेकिन इन्वेस्टर, देखो मैं बार बार कहता हूं, मुझे इन सब चीजों में मत उलझाओ, बिकॉज एक ये मामला प्रेजुडिस है, इसलिए इस पे कुछ कहना, कुछ सुनना उचित नहीं है। अभी ये कोर्ट को इस पे अपना निर्णय देना है, माननीय न्यायालय को। लेकिन मैं तो बार बार एक ही सवाल कहता हूं कि चाहे इसका जो भी हो, ईडी का जो हो, इनका जो भी हो, ये सब कौन मास्टरमाइंड है, कौन नया आ गया, कौन नया गिरफ्तार होगा, छोड़ दो ना उन बातों को। मुझे तो ये बताओ, तीनों में से चाहे जो भी मास्टरमाइंड हो, तीनों जेल में। अब इन्वेस्टर को उसका पैसा क्यों नहीं वापस मिल रहा? मैं तो वहीं खड़ा हूं साहब, डे 1 से। इसका जवाब चाहिए मुझे। जबकि आपका पीएमएलए एक्ट सेक्शन 8 सब सेक्शन 7 बहुत स्पष्ट है कि इन्वेस्टर को उसका पैसा मिलना चाहिए, उसका तो कोई कसूर नहीं है। 50 केस के उदाहरण में दे चुका, दूसरे वो पक्की खबर वाले भी हैं भाई साहब, वो भी बताते रहते। लेकिन ट्विस्ट क्या है पूरे मामले में? कोर्ट ऑर्डर के बिना तो पैसा मिलेगा नहीं, ईडी तो चाहे भी तो नहीं दे सकती आपको भाई। दूसरा चैलेंज ईडी के पास है
कि अगर आप कह रहे हो कि ये 4,000 करोड़ का घोटाला है तो 3,800 करोड़ भी तो ट्रेस करके लाओ भाई। हाँ, वो लाए ना लाए, जितना है 200 करोड़, अगर इन्वेस्टर चुप रहा तो यह पैसा सरकार के पास चला जाएगा। और अभी कल मैं लखनऊ में ईडी के कोई केस को पढ़ रहा था, देख रहा था, मुझे इस वक्त जजमेंट याद नहीं आ रही है, उसमें यही हुआ। एक पीएमएलए का केस था जिसमें जो पैसे का क्लेमेंट है वो सामने नहीं आया और कोर्ट ने उस पैसे को सेंट्रल पूल में भेजे जाने का आदेश पारित कर दिया। तो यहां भी अंत में वही होगा अगर आप सामने नहीं आएंगे। तो इसलिए इन्वेस्टर्स जागो, जग जाओ भाई। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो एक्शन तुरंत लो। अब एक्शन क्या क्या है इस पे तो मैं कई वीडियो बना चुका हूं, वो आपको देखना है या आपके वकीलों को देखना है। सारे रिकॉर्ड संभालो, सारे चैट संभालो, बैंक के प्रूफ संभालो, एक्शन इन्वेस्टर्स एक्शन ग्रुप बना लो, सोसाइटी बना लो, रजिस्टर्ड कर लो, यूनियन बना लो, लेकिन कुछ करो मेरे भाई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल का ऑप्शन लगाओ, पीआईएल लगाओ, रिकवरी की बात करो। छोड़ दो ईडी क्या कर रही है, ईडी क्या करने वाली है, नए एक्यूज्ड इसमें जोड़े जा रहे हैं, नहीं जोड़े जा रहे हैं। ईडी आगे बढ़ेगी क्योंकि ईडी को ये चैलेंज है 3,800 करोड़ कहाँ गया, ये उसको कोर्ट को बताना पड़ेगा, तभी वह इन तीनों के खिलाफ एक टाइट एयर टाइट केस बिल्ड कर पाएगी। इसलिए ईडी को अब इंटरनेशनल ट्रैक्स पे काम करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लिंक ट्रेस करना पड़ेगा, हवाला, क्रिप्टो, दुबई ट्रांसफर सब ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आखिर 3,800 करोड़ गया कहाँ, यह सवाल कोर्ट पूछने वाली है। लेकिन जब तक कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आता, इन्वेस्टर को तो उसका पैसा स्वमेव हाथ नहीं लगने वाला। तो इसलिए हमारा जो फाइनल वर्ड है आज के इस वीडियो में वो यही है, हमें बेल दो न दो, हमें तो हमारा पैसा वापस चाहिए। यह इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फिनटेक क्राइम है, लेकिन अगर आप चुप बैठ गए तो यह सिस्टम भी कुछ नहीं करेगा आपके लिए। इस वीडियो को हर एक इन्वेस्टर तक पहुंचाओ, कमेंट करो, आई वॉन्ट माई मनी बैक, ट्वीट करो, इंस्टा करो, फेसबुक करो, कुछ करो, हैंडल बनाओ, आई वॉन्ट माई मनी बैक व्यू नाउ केस, और सब्सक्राइब करो फॉर रियल लीगल इनसाइट्स, नॉट बकवास डिबेट्स। जब सिस्टम फेल करता है आवाज उठानी पड़ती है भाइयों। बेल रिजेक्ट हो गई, स्कैम पकड़ा गया, अब इन्वेस्टर को इंसाफ चाहिए और मैं उस आवाज का एक छोटा सा हिस्सा। जय हिंद, जय न्याय। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।